वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फादर्स ऑफ एजुकेशन ग्रुप। तो अभी तक हम लोगों ने परावर्तन के बारे में पढ़ा और उसके नियम को पढ़े थे केवल। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन को समतल दर्पण की सहायता से पढ़ेंगे कि समतल दर्पण के क्या गुण होते हैं और कैसे उससे परावर्तन होता है, कैसे इमेज बनता है, दर्पण को घुमाने पर क्या स्थिति उत्पन्न होती है। इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, समतल दर्पण क्या होता है। एक कांच की प्लेट ले लीजिए और उस प्लेट के एक तरफ आप पॉलिश कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने ये कांच की प्लेट ली और इसके इस सरफेस पर आपने पॉलिश कर दिया। जैसे इस सरफेस पर पॉलिश करेंगे तो इसका जो दूसरा पृष्ठ है यह प्रकाश का अच्छा परावर्तक बन जाएगा। समझ में आ गई बात। दूसरा पृष्ठ इसका प्रकाश का अच्छा परावर्तक बन जाएगा और इस प्रकार से बनी युक्ति जो होती है समतल दर्पण कहलाती है। दर्पण और भी प्रकार होते हैं। तो ये जो समतल दर्पण है इससे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, इसके बारे में आज हमको सीखना है और ढंग से सुनेंगे इस टॉपिक को। तो देखिए कैसे इमेज बनाएंगे। समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। प्रतिबिंब क्या है पहले ये देखेंगे। यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन होगा, लेंसों से अपवर्तन होगा। प्रकाश किरणें किसी वस्तु से जो चलती हैं अपवर्तन या परावर्तन के बाद जब वह पुनः किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो या वास्तव में मिले तो वहाँ पर वह वस्तु पुनः दिखाई देती है, जिसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अगर परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं तो वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है और यदि मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वहाँ पर बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज कहलाता है। कैसे बनाते हैं इमेज देखिएगा। मान लीजिए ये कोई वस्तु हो है, समझिएगा ध्यान से। यह वस्तु रखी हुई है तो उस वस्तु से कम 2 प्रकाश किरणें खींची जाती है। एक प्रकाश किरण मैंने इस पर ऐसे खींच दिया तो यहाँ पर ये अभियोग आएगा तो परावर्तन के बाद ये जो प्रकाश किरण है वो ऐसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो चली जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण मैंने कहीं और खींच लिया दर्पण में, ये इसका अभिनव है तो उसी एंगल के साथ ये भी परावर्तित हो जाएगी। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि इस परावर्तित किरण को हम पीछे की ओर ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। इसी प्रकार इस जो परावर्तित किरण को भी हम पीछे की ओर बढ़ा लेते हैं और इस प्रकार जहाँ पर वस्तु की किरणें मिलती प्रतीत होती है वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब उन्हें प्राप्त होता है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है तो यह इस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। वास्तव में तो मिल नहीं रही है तो इसे हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। पहला पॉइंट। अब अगर इसको और प्रकाश में खींचेंगे तो उसी हिसाब से परावर्तन होगा कि परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर उसी बिंदु पर सारी किरणें मिलेंगी और वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम प्रतिबिंब बनाते हैं। तो अब हम और भी वस्तुओं की आकृतियों के हिसाब से देखेंगे कैसे बनता है। देखिएगा, मान लीजिए कि आपके पास ये एक समतल दर्पण है और इस एरो का आपको प्रतिबिंब बनाना है। तो ये एरो आपको वहाँ पर कैसा दिखाई देगा।
इसको हम लोग समझेंगे थोड़ा सा इसके हम बड़े कर देंगे ऐसे। तो देखिए समतल दर्पण में होता ये है कि कोई भी जो प्रतिबिंब बनता है वह एक प्रकाश का यूं खींची वापस आ गई, दूसरी प्रकाश का को मैंने ऐसे खींचा और ये ऐसे परावर्तित हो जाएगी। इसको पीछे बैक गैस खींचेंगे और इसको पीछे हम बैक गैस खींचेंगे, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। ओके, एक चीज आपने टेंथ में पढ़ी है क्या कि जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इसको टेंथ में प्रूव कर चुके हो। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको समझाऊंगा कैसे समझ सकते हैं। ये त्रिभुज OPQ और PIQ में 90 डिग्री का ये कोण, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। यहाँ हम देखें तो ये किरण के साथ अभिलंब का कोण अगर I ले लेता हूँ तो ये एंगल भी I हो जाएगा। तो आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ से अगर मैं इस एंगल को मैं देखूंगा, देखिए कितना बन जाएगा ऐसे, ये I है तो इसका ये शीर्षक कोण I हो जाएगा। ये अगर I है तो ये इसका एक अंतर कोण I हो जाएगा। ओके, ये इसका एक अंतर कोण I हो जाएगा। तो बचा हुआ जो एंगल है अगर इसको मैं थीटा मानूं तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए इस त्रिभुज में ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है 90 और एक भुजा उभयनिष्ठ है। तो ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सर्वांगसम हो जाएगा। इसका मतलब है कि अनुपातिक भुजाएं बराबर होंगी, यानी इसकी कर्ण कर्ण के बराबर, आधार आधार के बराबर। अतः जितनी दूरी पर वस्तु होती है प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तभी आप इससे इमेज बना पाएंगे। अब ये पॉइंट यहाँ पर इतनी दूरी पर है तो ये जो पॉइंट है इसके पीछे उतनी ही दूरी पर ये पॉइंट बनेगा। इसके बाद ये कुछ अधिक दूरी पर है तो ये वाला पार्ट इसका उतनी ही अधिक दूरी पर बनेगा। और ये जैसे लाइन जा रही है ऐसे सारे पॉइंट्स बनेंगे तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी। ओके, जैसे ये बना हुआ है जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही उसकी लेंथ बनेगी जा करके। अब ये लाइन आपको ये सीधी दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक लाइन सीधी बन जाएगी इस तरह से। ये लाइन दूर की ओर जा रही है क्योंकि ये पॉइंट और दूर हो गया तो इसका जो दूसरा पॉइंट है वो और दूर चला जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये इमेज हमको एरो का इमेज ऐसा प्राप्त होगा। इसी तरह से अगर कोई अल्फाबेट ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने ए ले लिया तो ए की जो ये लाइन है जो समझना, मान लीजिए एक्स वाई जेड 3 पॉइंट है तो जेड वाला पॉइंट इसके पास में बनेगा जेड डैश, वाई वाला पॉइंट इससे दूर बनेगा वाई डैश, और ए वाला पॉइंट उतनी ही दूरी पर बीच बन जाएगा एक्स डैश। अब इनको आप मिला देंगे तो ये ए की इमेज आपको इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए जो पास वाला है साइड पास होगा, ये दूर वाला उधर चला गया, इसमें हमको कोई ए जैसा ही दिखाई दे रहा, लेकिन एक्चुअली वो में जो नेचुरल इन्वर्जन हुआ रेखीय विक्रम हो गया, इसमें पार्श्विक विक्रम जिसे कहते हैं। अब तो दूसरे तरीके समझेंगे। मान लीजिए ये आपके पास बी लिखा हुआ है तो अब तक बी बनाएंगे, ये लाइन इससे जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर ये लाइन आपके पास बन जाएगी। फिर ये पार्ट पास में है तो इसका ये बिल्कुल पास में आएगा, ये बिंदु भी उतनी दूरी पर यहाँ पर आ जाएगा, फिर यूनिट पर ये हो जाएगा। अब जैसे ये घूम रहा है वैसे ही ये घूम जाएगा। इस तरह से आपको बी का इमेज मिलेगा समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण में आप देखते होंगे कि अगर आप किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो खड़े होने पर क्या होता है कि हमारी इमेज, हम ऐसे खड़े हैं, इस हाथ में मार्कर है तो यहाँ पर इमेज हमारी ऐसे प्राप्त होती है, तो वहाँ पर मार्कर उस हाथ में था, यहाँ पर मार्कर इस हाथ में दिखाई देता है। इसका मतलब क्या था कि जो दाहिना हाथ है वो उधर जा करके ऐसे बन जाता है और जो बायां हाथ है वो जा करके इधर की ओर हो जाता है। तो देखिए है ये इस तरह, अगर मैं कमरे के डायमेंशन से देखूं तो जो मार्कर वाला हाथ है वो इस कमरे से दूर है, लेकिन जब इसका इमेज बनता है तो उसी दीवार से वो हाथ पास में हो जाता है।
इस बात को समझिएगा कि जैसे ये हाथ और ये हाथ यहाँ पर मान इस दीवार से दूर है, ठीक है, पास में है। जब इमेज बनेगा तो ये मार्कर वाला जो दूर था वो पास बन जाता है, यानी उस तरफ चला जाता है। इसे हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, पार्श्विक विचलन कह सकते हो, पार्श्विक विकृति कह सकते हो। तो ये नेचुरल इन्वर्जन जो आता है वो इसी कारण आता है कि जो इमेज बनता है वो उतनी ही दूरी पर उसके पास बनते हैं जितनी दूरी पर वो दर्पण से वस्तु हुआ करती है। तो ये हो गया इमेज फॉर्मेशन। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, हो सकता है 2 लेक्चर तक चल सकता है, 3 लेक्चर तक चल सकता है, तो इसको आप समझेंगे ढंग से तभी आएगा ये। तो ये तो आ गया कि इमेज कैसे बनता है, कहाँ बनता है। लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि अगर कोई वस्तु दर्पण के सामने नहीं है तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। किस तरह से समझेंगे देखिएगा। मान लीजिए ये एक दर्पण है, समतल दर्पण, और एक वस्तु वो यहाँ पर रखी है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसको समझने के लिए हम लोग सीधे सीधे सीखेंगे इसमें डायरेक्ट। इसको समझने के लिए हमने क्या किया, एक प्रकाश और दूसरी प्रकाश और सीधी करती है। इसका इमेज एक्चुअली हम क्या करें, दर्पण को काल्पनिक रूप से आगे बढ़ा हुआ मान लें, तो बस जितनी दूरी पर यहाँ पर है उतनी ही दूरी पर इमेज यहाँ पर बन जाएगी। दर्पण नहीं था वहाँ पर, फिर भी इमेज वही बनेगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो परावर्तित किरण जो ऐसे होगी तो डायरेक्ट करने पर वही मिलेगी, इसकी परावर्तन को बढ़ जाएगा, इसको पर डायरेक्ट मिल जाएगी तो वहीं पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ पर अगर दर्पण उपस्थित नहीं है उसके सामने, तो भी जो दर्पण है उसको काल्पनिक रूप से रेखीय ढंग से उसको आगे तक आप बढ़ा हुआ मान लीजिए और उसका इमेज आपको वहीं बैक साइड आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया कि इमेज अगर दर्पण के सामने उसको नहीं है तो इमेज कहाँ पर बनेगा। अगला पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि अगर कोई भी वस्तु दर्पण के सामने कहीं पर रखी है तो कहाँ तक देखा जा सकता है। इसे कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू, दृष्टि क्षेत्र कितना है, कोई वस्तु कहाँ तक देखी जा सकती है। या कोई नेत्र, जैसे मान लो हमारे सामने कोई दर्पण रखा है तो उस दर्पण में मैं कौन कौन सी वस्तुओं का इमेज देख सकता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ देख लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। कितना देख सकते हैं इसको हम लोग अब समझने जा रहे हैं। तो देखिए इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि जिस बिंदु वस्तु का कि जिस वस्तु का प्रतिबिंब कितने क्षेत्र पर बनेगा, समझिएगा। दोनों चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इससे दोनों चीज़ों को ढंग से समझिएगा। इसमें मान लीजिए आपने एक दर्पण इतना बड़ा ले लिया, ये दर्पण का जो है साइज है, और कोई वस्तु यहाँ पर कहीं रख दिया है, तो यह वस्तु कहाँ से दिखाई देगी। मान लीजिए दर्पण के सामने कोई चीज़ वस्तु रखी है, ये मार्कर रखा है, ये दर्पण मान लेता हूँ मैं मोबाइल में, और ये वस्तु रखी है। अब ये कहाँ तक मुझको दिखाई देगी, मैं किधर जाऊँगा तो दर्पण में दिखाई देगी। कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि इसका प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाएगा। आप कमरे में देखिए, आपके घर में दर्पण लगा होगा तो उसमें देखिए आपकी किसी वस्तु में कहाँ तक देख पाता हूँ। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रकाश किरण इसके पहले शीर्ष में डाल देंगे और दूसरे प्रकाश किरण इससे दूसरे शीर्ष में डालते किनारों पर। अब देखिए ये जब परावर्तित होगी तो कुछ इस प्रकार से परावर्तित होगी, क्योंकि इसका आपतन को परावर्तन को बराबर है। ये प्रकाश किरण जब ऐसे आएगी तो कुछ ऐसे परावर्तित हो जाएगी, तो बहुत कम कोण पर आएगी। अब मैं इस आने वाले प्रकाश किरण को आगे बढ़ाता हूँ और इसको मैं दूसरा देता हूँ।
हमको यहाँ पर मिल जाता है। ये जो परावर्तित किरणें आ रही है ना, इस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति आएगा बस यही कहलाता है फील्ड ऑफ व्यू। इस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति आएगा उसे यह प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारी नजर उसके सामने जाएगी। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ से इसको देखना चाहता है, यहाँ पर आपके अगर आंखें आई है तो ये वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो यह क्षेत्र कहलाएगा फील्ड ऑफ व्यू इसका, और बाकी स्थानों से इस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश किरणें केवल इसी क्षेत्र में फैलती हैं। अगली प्रकाश किरण दर्पण से बाहर चली जाएगी तो ये हमको दिखाई नहीं देगा यहाँ से। ठीक इसी प्रकार अगर यह नेत्र होता, क्या होता? नेत्र है ये नेत्र होता तो हमें कहाँ तक की वस्तु दिखाई देती? वही कहानी होगी। जब ये नेत्र यहाँ पर है तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है यही है। यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखी होगी तो इस व्यक्ति को ऐसे करना चला जाएगा, यहाँ वस्तु होगी कोई भी, इतनी दूरी पर वस्तु होगी तो इस नेत्र से इसको देखा जा सकता है। अदरवाइज इसको हम अगर यहाँ पर कभी कोई वस्तु होगी या यहाँ पर होगी वह उस नेत्र द्वारा नहीं देखा जा सकता। दूसरी चीज कि किस वस्तु को कहीं पर नहीं देखा जा सकता, तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? जैसे कोई दर्पण है, अगर कोई वस्तु यहाँ पर रखी है तो हम ये देखेंगे कि अगर वस्तु दर्पण को काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाने पर अगर वह वस्तु दर्पण की उस स्थिति अथवा उससे पीछे चली जाती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। समतल दर्पण में भाई यहाँ इस लाइन के अंदर उस वस्तु को होना चाहिए, उसका ही इमेज बनेगा। अगर उस रेखीय स्थिति से वस्तु अगर पीछे चली जाती है या उस स्थिति पर रहती है तो उस वस्तु का हमको प्रतिबिंब कहीं से नहीं दिखेगा, यानी उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता ही नहीं है इस दर्पण के द्वारा। कोई दर्पण यहाँ रख दोगे बन जाएगा, दर्पण को उलट करके ऐसे रख दोगे तो फिर बनने लग जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति पर हमें वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। बिल्कुल इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा कैसे बनता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे इसमें विचलन क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है। तो विचलन किसी प्रकार से किरण का होता है, जैसे कोई प्रकाश किरण यूं जा रही है, अचानक किसी कारण से प्रकाश किरण ऐसे जाने लगी तो इसका पथ यहाँ था और ये जाने लगी इधर, तो ये अपने मार्ग से इतना विचलित हो गई, अपने मार्ग से इतना कोण विचलित हो गई, इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण कहा जाता है। तो ये विचलन कोण बना, अगर कोई दर्पण रखते हैं तो विचलन कोण पर क्या प्रभाव पड़ता है, कितना विचलन कोण बनता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो एक मिनट में सीखेंगे इसको। मान लीजिए आपके सामने ये कोई एक दर्पण रखा हुआ है, समतल दर्पण, और प्रकाश किरण यूँ आती है। हमें पता है कि जो प्रकाश किरण है ये कैसे वापस जाएगी, कुछ इस तरह से वापस आने वाली है। ओके, जाएगी, इसको जाना कहाँ था, ऐसे जाना था, और ये डेविएशन कितना आ गया, इसमें इतना डेविएशन हमको मिल गया। अब डेविएशन आया इतना, ये हो गया डेल्टा एंगल, ये मान लो ये डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। तो अब आपतन कोण इसका कितना था, आई, परावर्तन कोण कितना था, आर, जो कि आई के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं आपस में। ये जो लाइन खींची आपने ये स्ट्रेट एंगल हो गया, 180 डिग्री का हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आई प्लस आर प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री, आई प्लस आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू
180 डिग्री होना चाहिए था। आई चूंकि आर के बराबर है, इसको मैंने लिख दिया 2i प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री, यानी जो डेविएशन आया 180 माइनस 2i। किसी समतल दर्पण द्वारा किसी प्रकाश किरण का जो विचलन होता है वह 180 माइनस 2i कोण होता है स्थिर दर्पण में। अब दर्पण को अगर रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो काफ़ी फर्क पड़ेगा, काफ़ी कुछ इसमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि विचलन कोण पर क्या फर्क पड़ेगा या जो परावर्तन कोण है उनमें क्या फर्क पड़ेंगे। तो इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो दर्पण को घुमाने पर क्या फर्क पड़ा, क्लियर है ना। तो यदि समतल दर्पण को